तिवाड़ी लाल की संध्या ने हैरान लहजे में कहा। हाँ, निर्मा मुस्कुराकर बोली, मगर तिवाड़ी लाल, असल में रानी जी, आप बड़े लोग जो होते हैं ना, इन्हें संसार की कुछ ही बातें मालूम होती हैं। मसलन ये कि सोना क्या भाव है या जेवर कौन से अच्छे बनते हैं, कपड़े कौन कौन से अच्छे होते हैं। पर हम जैसे लोगों को तो संसार में बड़े तजर्बे करने पड़ते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। हमें हमें भी इन्हीं में से एक हूँ। जाहिर है जीवन गुजारने के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना पड़ता है। रानी जी, ये जो मर्द होते हैं ना, ये मत सोचना कि किसी की भी उम्र में ये मुकम्मल इंसान बन जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये बाप भाई नहीं होते, होते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी बेटियों के बाप, अपनी बहनों के भाई। कभी कभी ये बहुत अच्छे इंसान भी निकल आते हैं, लेकिन इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि इनके अंदर मर्द ज्यादा होता है। देवी जी, तिवाड़ी लाल भी एक मर्द है, और आप जानते हैं कि हमारे महाराज तिवाड़ी लाल के कंधों पर बैठकर संसार के सारे काम करते हैं। तिवाड़ी लाल एक तरह से इनके लिए नाक का बाल है। मैंने इसी तरह इस नाक के बाल की बात की थी। तो ठीक कहती है निर्मा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरे पास इतना ज़्यादा तजर्बा है। संसार खुद तजर्बा देता है, फिर हम जैसे लोगों को तजर्बा हो ही जाता है। हम राज हवेली की दासियां हैं, दासियों को मालिकों के बारे में जानना ही चाहिए। खैर, मैं आपसे ये कह रही थी कि इधर उधर हाथ पांव मारने की बजाय तिवाड़ी लाल पर ही हाथ डाला जाए। मगर कैसे? एक बात कहूँ, भगवान की सौगंध, बुरा मत मानिए और ना ये समझिए कि कुछ पाने के लिए आपसे गलत बातें कर रही हूँ। कुछ मांगो तो सूली चढ़वा दीजिएगा। नहीं निर्मा, तो बहुत अच्छी है, मैं तुझे जानती हूँ, मेरी वफादार है तू, इसलिए तो दिल की बात तुझसे कह रही हूँ। असल में हमारे महाराज सूझबूझ खो बैठे हैं। वो नहीं जानते कि सुंदरता क्या चीज़ होती है। बस यूँ समझ लीजिए कि एक हवस है इसके अंदर, जो ना जाने कहाँ कहाँ डोलती फिरती है। अगर कोई कदरदान हो तो कसम खाकर कहती हूँ, महाराज की सारी मंजूर नज़र औरतों को एक तरफ बिठा दो और मेरी संध्या देवी को दूसरी तरफ। अंधेरे में रोशनी ना हो जाए तो मेरा नाम निर्मा ना लेना। संध्या को इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। एक सिसकी लेकर बोली, मेरी बहन, तकदीर भी तो कोई चीज होती है, आप नाराज ना हो। मैं ये कह रही थी कि अगर आप तिवाड़ी लाल पर अपना पंजा डालें तो मजाल है कि तिवाड़ी लाल जी इससे निकल सकें। फिर तिवाड़ी लाल के अलावा और कोई नहीं हो सकता जो आपकी मदद कर सके। वो सब कुछ कर सकता है, वही रत्नावती का त्याग वांछा कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इसे अपने जाल में फांसना होगा। संध्या हैरान निगाहों से इसे देखती रही। फिर बेख्तियार इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने कहा, सचमुच अगर तिवाड़ी लाल हमारे फेर में आ जाए तो वाकई बड़ा काम बन जाएगा। आएंगे आएंगे, ऐसे आएंगे कि देखने वाले देखेंगे। बस आपको ज़रा मेहनत करनी होगी इन पर। ये मर्द जितने चालाक होते हैं ना, औरत के मामले में इतनी ही आसानी से काबू में आ जाते हैं। फिर निर्मा और संध्या कुछ देर तक बातें करती रही थी, लेकिन उन्होंने इस मक्खी पर गौर ही नहीं किया था जो इनसे थोड़े फासले पर फर्नीचर पर एक गोशे पर बैठी हुई थी। दूर से वो एक मक्खी ही लगती थी, लेकिन अगर वो गौर से देख लेती थी या खौफ से बेहोश हो जाती या फिर हैरानी की इंतहा को पहुंच जाती, क्योंकि इस मक्खी के चेहरे के नकूश इंसानों जैसे थे। मुड़ी हुई नाक, छोटी छोटी आंखें, लेकिन ये सब इतनी छोटी थी कि बहुत करीब से ही नजर आ सकती थी। निर्मा ने हो संध्या का पैगाम तिवाड़ी लाल जी को पहुंचाया था, और इस वक्त तिवाड़ी लाल जी निर्मा के कहने पर संध्या की रिहाइश गाह पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। संध्या खूबसूरत लिबास में मलबूस हसीन चेहरा बनाए उनका इंतजार कर रही थी। तिवाड़ी लाल जी अंदर दाखिल हुए तो संध्या ने बड़े प्यार से इनका इस्तकबाल किया। जो लिबास इसने इस वक्त पहन रखा था, इसकी अपनी एक अलग ही कहानी होती है। एक लम्हे तक उन्होंने संध्या पर गौर किया, फिर दोनों हाथ जोड़कर झुक गए और बोले। बहुत अरसे के बाद देवी जी को तिवाड़ी याद आया। तिवाड़ी के तो जैसे बाग खुल गए। बड़ी बात है कि इसे याद किया गया। संध्या ने गहरी सांस ली और आहिस्ता कदमों से चलती हुई मुसहरी पर जा बैठी। आइए तिवाड़ी लाल जी, लगता है जैसे आप हम पर तंज कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आपको हम पर तंज करना ही चाहिए। अब तो ये आपका ही नहीं, सबका ही हक है। आइए बैठिए। संध्या खुद इस अंदाज में बैठी हुई थी कि तिवाड़ी लाल जी के हवास खराब हुए जा रहे थे। वो एक कदम आगे बढ़कर बोले, भगवान की सौगंध, आप पर तंज करूँ तो जुबान सूख कर नीचे ना गिर जाए। भला मैं और आप पर तंज करूं, आपने ऐसा सोचा ही क्यों? इसलिए तिवाड़ी लाल जी के हमारे बुरे दिन हैं, हमारी इज्जत, हमारी हैसियत खत्म हो गई है, इसलिए अब हर एक को हक है कि जो चाहे हमें कह दे। संध्या की आवाज भरा गई। भगवान की सौगंध, ना तो मैंने खुद तंज किया है, और जब तक जीता हूँ इस हवेली में किसी की क्या मजाल है कि देवी जी की तरफ हल्की निगाह से देखे। जुबान कटवा कर फेंक दूंगा। फिर भी अगर मेरे अल्फाज से आपको कहीं ये एहसास हुआ हो कि तिवाड़ी लाल माफी चाहता है, दिल दुखा हुआ है हमारा तिवाड़ी लाल जी, जज्बात में आकर अगर कोई गलत बात हमारी जुबान से निकल जाए तो आप महसूस ना करें। संध्या के आंसू गालों पर लुढ़क आए। तिवाड़ी लाल जी बेख्तियार अपनी जगह से उठे और उन्होंने संध्या के करीब पहुंचकर नीचे जमीन पर घुटने टिकाकर बैठते हुए उसके आंसू खुश करने की कोशिश की। इस कोशिश में वो इस कदर करीब हो गए थे कि खुद इनकी सांसें बेकाबू हो गईं, लेकिन इन बेकाबू सांसों की दीवानगी की हदूद में संध्या ने खुद दाखिल कर दिया। वो खुद इसकी लेकर तिवाड़ी लाल जी से लिपट गई थी। उसके मुंह से आवाजें निकल रही थी, तिवाड़ी लाल जी, हम लुट गए हैं, हमारा सुहाग लुट गया है। आप जानते हैं कि रत्ना ने हम सबको नीचा दिखाया है। महाराज हमसे बहुत दूर हो गए हैं, अब हम तन्हा रहते हैं। ये हवेली जो कभी हमारे चरणों की दूर थी, अब हमें काटने को दौड़ती है। ऐसे कैसे जीवन बिताएंगे हम? ऐसे जीने से तो बेहतर है कि हम जहर खा लें। तिवाड़ी लाल जी संध्या की सुपुर्दगी से बिल्कुल बेकाबू हो चुके थे। लरजती हुई आवाज में बोले, जहर तुम्हारे दुश्मन खाएंगे संध्या जी।
तुम्हारी ये रातें सूनी रहने के लिए नहीं है, लेकिन रत्ना ने विक्रम खन्ना जी पर ऐसा जादू चलाया है कि वो उसकी गिरफ्त से मुश्किल ही से निकलेंगे। लेकिन लेकिन हम कुछ करेंगे, जरूर कुछ करेंगे। तिवाड़ी लाल एक कदम बढ़ रहे थे तो संध्या इन्हें 6 कदम आगे बढ़ने की दावत दे रही थी। उसने कहा, रत्ना को कत्ल कर दो महाराज, ये हवेली से साफ कर दे और हमारे रास्ते खोल दे। हम महाराज के लिए मरते नहीं हैं, मगर हमारा इक़्तिदार खतरे में पड़ जाए ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आप हमारे लिए ऐसा ही करें महाराज। आपको पता है अगर ऐसा हो जाए देवी जी तो विक्रम खन्ना महाराज जमीन आसमान एक कर देंगे। इनके जासूस ये पता चलाएंगे कि ऐसा किसने किया है, और फिर जिसने ऐसा किया होगा इसके खानदान का कोई भी फर्द जीता नहीं बचेगा। फिर क्या होगा? हो जाएगा। हम सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जिससे हमारी संध्या रानी को इनका इक़्तिदार वापस मिल जाए, मगर कैसे? तिवाड़ी लाल जी एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आखिरकार तमाम हदूद को फैलाएंगे। उन्होंने कहा, ऐसी साजिश करेंगे कि हम रत्ना के खिलाफ कि वो महाराज की नज़रों से गिर जाएगी। इसके लिए हमें कोई ऐसा फ़र्द पैदा करना पड़ेगा जिस पर ये ज़ाहिर किया जाए कि वो रत्ना का पुराना प्रेमी है, और उस प्रेमी को महाराज के सामने ले आया जाए। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपना रकीब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये काम हम कर लेंगे, लेकिन क्या? संध्या ने चमकते हुए चेहरे के साथ पूछा, और फिर तिवाड़ी लाल को अल्फाज में कुछ कहने की जरूरत पेश न आई। मुआवजा बता दिया गया, और 1 घंटे बाद जब तिवाड़ी लाल संध्या के कमरे से बाहर निकले तो संध्या के होंठों पर कामयाबी की मुस्कुराहट थी, और ये मुस्कुराहट तिवाड़ी लाल के होंठों पर भी थी। पता नहीं इन दोनों में से कौन अपने मकसद में कामयाब होता है। रत्ना परेशान नहीं थी। यहाँ इस शानदार हवेली में जो इज्जत और मुकाम इसे हासिल था, इससे ज्यादा इसने किसी और शय की ख्वाहिश नहीं की थी। वो सब कुछ इसे मिल गया था जिसकी किसी दूर रूह को ख्वाहिश हो सकती है, और रत्ना ने कभी ऐसी ख्वाहिशों का तसव्वुर भी नहीं किया था। जिंदगी जहाँ से शुरू हुई थी इसे वो आगाज भी याद है, और जहाँ तक पहुंची थी ये लम्हात भी इसके लिए दिलकश थे। वो तमाम लताफतें इसे हासिल हो गई थीं जो किसी इंसान की तलब हो सकती हैं। हाँ, अगर एक गैर हकीकी तलब इसके दिल में थी तो वो इंसानी होने की ख्वाहिश थी। वो औरत थी। औरत फितरी तौर पर कभी डाय नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लम्हात जिंदगी के ऐसे लम्हात जो पैदा कर दिए गए थे, उन्होंने बेशुमार इंसानों को एक अजाब से दो चार किया था। ऐसा ही होता है। हुक्मरान सियासत करते हैं, सियासी इख्तलाफात होते हैं, सरहदी इख्तलाफात होते हैं, फौजें जंगे करती हैं, अवाम मरते हैं, इक्तसादी बहरान आता है। ये काम कहीं और से शुरू होता है, और असरात न जाने किस किस पर पड़ते हैं। कायनात की तारीख में बेशुमार अलमिया कहानियां जन्म ले चुकी हैं। यही कैफियत एक मासूम लड़की की थी जिसे वक्त और हालात ने डायन बना दिया था। जब खौफ के लम्हात होते तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती, आम हालात होते तो हलवतों में एक हसीन नौजवान लड़की के गहरे गहरे सांसों की आवाज़ और इसके वजूद की खुशबू ऐसा माहौल पैदा कर देती कि दिलो दिमाग पर काबू पाना मुश्किल हो जाए। ये अलग बात है कि अब रत्ना बहुत समझदार हो चुकी थी। इसे जो दौड़ दौड़ आते थे, पहले वो सिर्फ अपनी मासूमियत की बुनियाद पर हर शख्स का खून पी लेती थी जो वक्त पर इसके सामने आ जाए। लेकिन अब जब से श्रद्धा का साथ हुआ था इसका ये अंदाज बदल गया था। पिछले दिनों अमरपाल जिंदगी से मौत के सफर पर रवाना हुआ था, मगर रत्ना को ऐसे लम्हात को कोई एहसास नहीं रहता था। श्रद्धा के बारे कभी कभी इसके दिल में तशवीश पैदा हो जाती थी, लेकिन वक्त जब श्रद्धा इसके वजूद में ना उतरी हो, वरना कम बहुत जादूगरनी ने इस तरह रत्ना पर काबू पा लिया था कि इसके पीछा ही नहीं छूटता था। बेचारा अमरपाल इसे ये बता चुका था कि वो खौफनाक जादूगरनी रत्ना के वजूद में अपने आप को जाम करके खुद अपनी हवस की आरज़ू पूरी करती है, लेकिन रत्ना अभी इन गहराइयों का सफर नहीं कर सकती थी। बाहर तो और इस वक्त वो अपनी मुसहरी पर बैठी सोच रही थी कि इस हवेली में 3 औरतें ऐसी हैं जो इस वक्त इसकी सबसे बड़ी दुश्मन हैं। पार्वती, संध्या और पूरनमाशी। ये तीनों एक तरह से कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि विक्रम खन्ना की मंजूर नज़र थी, लेकिन अब इस वक्त घर पर रत्ना का राज था। बिस्तर पर बैठी वो यही बातें सोच रही थी कि इसने एक रोशनदान से मक्की को अंदर दाखिल होते देखा, और कोई जाने या ना जाने रत्ना इसे अच्छी तरह जानती थी। और कुछ लम्हों के बाद वो असली शक्ल में आकर रत्ना के सामने आ बैठी। रत्ना इसे देखकर मुस्कुरा दी थी। श्रद्धा ने रत्ना को देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ रत्ना, कभी सोचा है इस बारे में? क्या सोचती आखिर, और क्यों सोचती? तुम मेरी अपनी हो, जो कुछ करती हो मेरे लिए। इसके बारे में तुमने खुद मुझसे कहा था कि वो तुम मेरे लिए नहीं अपने लिए करती हो, क्योंकि मुझे अपना दूसरा रूप समझती हो। श्रद्धा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने कहा, हाँ मैं तुम्हें अपना दूसरा रूप समझती हूँ, लेकिन कच्चा रूप। कच्चा रूप? रत्ना ने श्रद्धा को देखा। इसलिए कि अभी तुम आसानी से मेरे खिलाफ दूसरों के कब्जे में आ सकती हो। वो बड़ाई नहीं पैदा हुई है जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए थी। कोई कहे कि रत्ना श्रद्धा क्या है, तो तुम ये नहीं कहो श्रद्धा नहीं, मेरी बात करो, मुझे पूछो कि मैं क्या हूँ। जो मैं हूँ वो श्रद्धा है। देखो श्रद्धा, मेरे अंदर अभी कुछ कमजोरियां हैं। तुम्हारी रहनुमाई में संसार को जानने की बहुत सी कोशिशें कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। और तुमने कहा है कि यहाँ इस घर में तुम अपने इंतकाम ले रही हो। तुम्हें 7 घर तबाह करने हैं, और ये तबाही तुम मेरे जरिए मुकम्मल करोगी। मैंने इसे इनकार तो नहीं किया। श्रद्धा मुस्कुरा दी, फिर बोली, चलो ठीक है, इतना तो है कि तुम्हें मेरा मकसद याद है। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि तुम मेरे बारे में सोचती हो। अच्छा सुनो, अभी मैं यहाँ बहुत से काम करने हैं, और ये भी हो सकता है तुम्हें यहाँ के इक़्तिदार पर मुकम्मल और काबिज करने के लिए मैं इसी घरानों को ऐसी जगह तबाह करूँ जो मेरा निशाना है। मगर ये इस वक्त तक हो सकता है जब तुम्हारे यहाँ कदम मजबूत हो जाएं। देखो रत्ना, मैं तो हर जगह घूम फिर कर हमारे मफादात की निगरानी करती हूँ, हर शख्स से होशियार रहती हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपने आसपास से होशियार रहना चाहिए। मैंने एक ऐसी लड़की तलाश की है यहाँ जो तुम्हारे काम आ सकती है। इसका नाम कर्णावती है। वैसे भी तुम्हें एक दोस्त की ज़रूरत है। कर्णावती पूरे महल में मारी मारी फिरती है।
और इस राज हवेली की एक चीज़ से वाकिफ़ है, वो तुम्हारे लिए जासूसी करेगी, सारे काम करेगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि वास्ता किसी एक दुश्मन से नहीं है, फिर मेरे लिए ये भी मुश्किल है कि हर लम्हे तुम्हारे साथ रहूँ। यहाँ विक्रम खन्ना की 3 बीवियाँ हैं, तुम्हारे खिलाफ साजिश में मसरूफ़ हैं और हमें इन सब की साजिशों को नाकाम बनाना है। कर्णावती के सिलसिले में कुछ मैं तुमसे कह रही हूँ, इसे गौर से सुनो। और फिर श्रद्धा इसे बहुत कुछ बताती रही थी और आखिर में इससे कहा था, बाकी सारे इंतज़ामात मैं मुकम्मल कर लूँगी, तुम इनकी फ़िक्र ना करो। श्रद्धा के इन अल्फ़ाज़ पर रत्ना हँस पड़ी थी। इसने कहा, जब सारे इंतज़ामात तुम खुद ही कर लेती हो तो ऐसी बातें मुझे बताने की क्या ज़रूरत है? पागल है तू? तेरी यही मासूम बातें तो मुझे दीवाना कर देती हैं। अरे बावली, सारी बातें तेरे इल्म में आ जाना ज़रूरी है, वरना हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। रत्ना पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी थी। दर हकीकत कर्णावती की तो ज़िंदगी ही बन गई थी। अचानक ही इसकी तकदीर खुली थी। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ही चालाक लड़की थी। इस हवेली के सारे ही लोगों से इसकी गहरी वाकफियत थी। हर एक के सामने जुबान खोल देता था। शोख और शरीफ सी लड़की थी। आहिस्ता आहिस्ता वो रत्ना की राजदार बनती जा रही थी। रत्ना ने इसे माला माल कर दिया था और चूंकि वो रत्नावती की हाँ सहेली बन गई थी, इसलिए अब हवेली के लोग इसकी भी इज्जत करने लगे थे। जोगिंदर सिंह तो इसे कहता था कि करना सच कह रहा हूँ, ये बात बहुत पहले मेरे दिल में थी कि एक ना एक दिन तो यहाँ बहुत बड़ी हैसियत की मालिक बन जाएगी। और ऐसा हुआ। लेकिन एक बात कहूँ, हमें मत भूलना। ठीक है जोगिंदर मामा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। करना खुशी से बोली और जोगिंदर जल कर रह गया। मामा होगा तेरा दादा। अरे हाँ, जुबान काबू में नहीं रही है, मैं मामा की उम्र का नहीं हूँ। करना हंस कर चली गई। ये सारी बातें अपनी जगह थी, लेकिन शरदा बेइंतहा चालाक थी। कर्नावती से चूंकि कोई खास काम लेना था, इसलिए वो इसका पूरा पूरा इम्तिहान ले लेना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि अपने जो राज रत्ना ने से सौंपे हैं और खास तौर से श्रद्धा के इशारे पर कुछ कहानियां कर्नावती के कानों तक पहुंचाई गई हैं और उसे यह हिदायत कर दी गई है कि यह कहानियां कभी बाहर ना जाएं। तो क्या करना इन दास्तानों का कि इसकी हर राज की हिफाजत कर सकती है। श्रद्धा ये जानना चाहती थी। वैसे भी करने को अब बहुत बड़ा मुकाम मिल गया था। इस वक्त रत्ना इस हवेली की तकदीर बनी हुई थी और ऐसी किसी शख्सियत का दोस्त होना भी बहुत बड़ी बात थी। चुनाचे कर्नावती के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे और सारी दासी से रश की निगाह से देख रही थी। दिन भर वो रत्ना के साथ होती, रात को अपनी रिहाइश गाह पर वापस आ जाती। इस वक्त भी रात हो चुकी थी और वो रत्ना के पास से वापस आ रही थी। हवेली में आजकल जरा सन्नाटा सा था, क्योंकि विक्रम खन्ना महाराज किसी बड़े सरकारी काम में उलझे हुए थे। रत्ना भी इन दिनों तनहा ही थी। कर्नावती काफी देर तक रत्ना के पास रही थी और अब वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी थी। हवेली सुनसान हो गई थी। पहरेदार दूर दूर दरवाजों पर थे। जिन रास्तों से गन्ना को गुजरना था वो तारीख थे। इसका रोजाना ही इधर से आना जाना था। वो मुलाजमों के क्वार्टरों की तरफ जा रही थी। वो इस वक्त हवेली के एक सुनसान गोशे से गुजर रही थी कि अचानक इसे कदमों की आहट सुनाई दी। इससे पहले कि वो संभलती, कई मर्द इस पर टूट पड़े। एक ने जोर से इसका मुंह बेंच लिया, दूसरे ने आंखों पर पट्टी बांध दी, फिर किसी ने इसे उठानी से उठाकर कंधे पर डाला और चल पड़े। इन ताकतवर मर्दों के सामने करना की एक भी ना चली थी। ना जाने वो इसे कहाँ ले जा रहे थे। वो होशो हवास में थी। शुरू में से जद्दोजहद की थी, लेकिन फिर इसे यकदम एहसास हो गया था कि ये जद्दोजहद इसे जिंदगी से महरूम भी कर सकती है। इसे एक आवाज़ अपने कानों के नज़दीक सुनाई दी थी, अगर तूने मुंह से आवाज़ निकाली तो तेरी गर्दन मरोड़ कर फेंक देंगे। ये आवाज़ इस कदर खौफनाक थी कि कन्ना के होशो हवास दब गए थे। थोड़ी देर बाद वो किसी जगह पहुंचे और इस शख्स ने इसे कंधे से उतारकर ज़मीन पर बिठा दिया, जिसने इसे कंधों पर उठाकर यहाँ तक का सफ़र कराया था। फिर कन्ना की आंखों की पट्टी भी खोल दी गई। तेज रोशनी की वजह से इसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन फिर इसके अलावा रोशनी में देखने की आदी हुई और इसने माहौल पर निगाह डाली तो इसका दिल दक से रह गया। इसे जिस जगह लाया गया था वो बड़ी खौफनाक थी। एक बड़ा सा हाल जिसकी दीवारें नंगी थीं। एक तरफ लोहे का बड़ा सा शिकंजा रखा हुआ था। छत के कुंडे से बड़ा सा डंडा लटक रहा था, जिसकी तेजदार आंखों को हेरा कर रही थी। एक रस्सी और एक सतून नजर आ रहा था। इसके नीचे लकड़ी का एक ऊंचा सटूल रखा हुआ था। कन्ना ने अपने सामने कई लोगों को देखा। इनके जिस्मों पर स्याह लिबास और चेहरे नकाबों में छुपे हुए थे। नकाबों के पीछे से इनकी खतरनाक आंखें झांक रही थी। कन्ना का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। फिर इनमें से एक ने गहराई हुई आवाज में कहा, तेरा नाम कर्नावती है ना? हाँ, कर्नावती ने कहा। इसे सतून से बांध दो। थोड़ी देर बाद इसे सतून से बांध दिया गया। कन्ना रोने लगी थी। जब वो रोई तो सामने खड़े हुए एक शख्स ने एक लंबा चाकू खोला और उसकी धार कन्ना की तरफ करके बोला, आवाज बंद करो वरना आंतें बाहें निकाल ली जाएंगी। कन्ना सहम कर खामोश हो गई। तब इस शख्स ने कहा, और अब कान खोलकर सुन, जो कुछ तुझसे पूछा जाए इसका सही जवाब दे। लेकिन एक बात और भी सुन ले, अगर जरा भी झूठ बोला या गलत जवाब दिया तो तेरे इस सुंदर शरीर के इतने टुकड़े कर दिए जाएंगे कि इन्हें गिना भी नहीं जा सकेगा। कन्ना सहमी हुई आवाज में बोली, नहीं महाराज, भगवान के लिए, भगवान के लिए। तो फिर ये बता कि रत्ना कौन है? रत्ना? हाँ रत्ना, इस आदमी ने खौफनाक लहजे में कहा। और कर्नावती के अंदर एक अजीब सी कैफियत उभर आई। जो पुरस्कार राज रत्ना ने इसे बताए थे, इनके बारे में इसने कहा था, मेरी सखी, अगर मेरे बारे में तूने किसी को बता दिया तो समझ ले कि मैं मारी जाऊंगी। वो मन ही मन में लरजने लगी। अब क्या किया जाए? क्या इसका राज खोल लूं जिसने उसे अपनी सबसे करीबी सखी बनाया है, या फिर इन राजों को छुपाए रखूं जो इसने मेरे सुपुर्द किए हैं? जवाब दे कि रत्ना कौन है। महाराज, आप जानते हैं कि मैं हवेली की एक मामूली सी दासी हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि रानी रत्ना जी ने मुझे चरणों में जगह दी है, लेकिन इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं जानती। तो इसकी राजदार सहेली है तुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम होगा।
आप खुद सोचे महाराज, रानी अगर किसी दासी को सहेली कह दें तो दासी सहेली तो नहीं बांध सकती। जाति बातें तो कोई किसी को नहीं बताता। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वो हमारे महाराज विक्रम खन्ना की चहेती है। करना आप संभलती चाह रही थी। ये फैसला तो उसने कर लिया था कि चाहे ये लोग इसके साथ कोई भी सलूक करें, वो राज नहीं खोलेगी जो रत्ना ने इसे बताए थे। इस शख्स ने घूरते हुए कहा, ये तो हमें भी मालूम है, लेकिन इससे आगे क्या है? मैंने कहा ना, आगे पीछे कुछ है भी तो कम से कम मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। गलत हमें इत्तला मिली है कि रत्ना ने तुझे अपना राजदार बना लिया है, कि इसने अपने मादी के बारे में तुझे तफसीलात बता दी है, मगर लगता है तू ऐसे नहीं बताएगी। चलो गर्म सलाहें करो। इस आदमी ने कहा। दो आदमी अंगीठी में कोयले सुलगाने लगे और फिर सब कोयले दहक गए तो इनके ऊपर लोहे की दो नोकदार सलाहें रख दी गईं। इस शख्स ने कहा, अभी चंद मिनट के बाद तेरी ये खूबसूरत आंखें अंधी कर दी जाएंगी, फिर तू दुनिया में किसी को नहीं देख सकेगी। अगर तू जीवन बचाना चाहती है तो ठीक जवाब दे दे। अगर तुम लोग मेरे साथ यही सलूक करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरे इल्म में जो बातें हैं वो सिर्फ इतनी ही हैं कि प्रकाश चंद्र महाराज की भतीजी है और वो हमारे विक्रम खन्ना महाराज से इसने शादी की है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। मैं कह रहा हूँ ना कि हमें इत्तला मिली है कि तू इससे ज़्यादा जानती है, और मैं कह रही हूँ कि इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं मालूम। तुम जिसे चाहे मालूम कर लो, तू ही बताएगी, इस शख्स ने घराती हुई आवाज़ में कहा। फिर थोड़ी देर बाद सलाहें गर्म होगी और एक आदमी इनके दस्ते पकड़कर इन्हें करना की आंखों की सीध में किए आगे बढ़ने लगा। करना के पूरे बदन से पसीना छूट रहा था। इसने खौफजदा होकर सोचा, अब सारा संसार इसके लिए तारीख हो जाएगा, लेकिन ठीक है, हो जाए, जब बात की है तो बात ही सही। सलाखों की तपिश अब इसे अपने चेहरे के करीब महसूस हो रही थी। इसने खौफजदा होकर आंखें बंद कर लीं। देख, अब सच भी बोल दे, कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, करना ने कहा और दांत खींच लिए। वो मुंतज़िर थी कि अब इसकी आंखों में गर्म सलाहें उतर जाएंगी, लेकिन इसे इस शख्स की आवाज़ सुनाई दी। मेरा ख्याल है इसे खोल दो और इसकी गर्दन उड़ा दो। अगर ये कुछ नहीं बोलेगी तो भी हमें इससे खतरा है। ठीक है, दूसरे नकाबपोश ने कहा। फिर कन्ना को खोल दिया गया और वो लोग इसे लिए हुए लकड़ी के इस टुकड़े की जानिब चल पड़े जो आरी के नीचे रखा हुआ था। कन्ना के दोनों हाथ बांधकर इस लकड़ी के टुकड़े पर लटा दिया गया। गर्दन की ऐन ऊपर वो चमकदार आरा जगमगा रहा था जो एक रस्सी खोल देने से नीचे गिरता और कन्ना की गर्दन बट्टे की तरह काट कर नीचे गिर जाती। फिर एक स्याहपोश रस्सी के करीब पहुंच गया। कन्ना ने खौफजदा निगाहों से आरे को देखा और वो शख्स बोला, एक आखिरी मौका और दे रहा हूँ तुझे लड़की, आप भी सच बोल दे। कुत्ते हो तुम, कुत्ते हो, भाड़ में जाओ, चूल्हे में जाओ, खत्म कर दोगे ना? कुछ नहीं मालूम, मैं कह चुकी हूँ तुमसे, मैं कुछ भी नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। वो जज्बाती अंदाज में चीखी और इसका जहन तारीख हो गया। बेहोशी ने इसे मौत के खौफ से निजात दिला दी थी। वो बेहोश हो गई थी। तब ही सामने खड़े हुए लोगों में से एक ने कहा, वो बेहोश हो गई है। इसी वक्त रत्ना श्रद्धा के साथ अंदर दाखिल हुई। श्रद्धा इस वक्त इंसानी शक्ल में थी, रत्ना के साथ चल रही थी। फिर वो दोनों अंदर आ गई। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया जवानों, बस ठीक है, अब इसे इसके क्वार्टर में छोड़ दो, लेकिन एहतियात के साथ। रत्ना खामोश खड़ी श्रद्धा को देख रही थी। जब वो लोग करना को लेकर वहां से चले गए तो श्रद्धा ने कहा, मेरा यही अंदाजा था कि इस लड़की के बारे में कि वो जीवन की कीमत पर भी तेरा राज नहीं खोलेगी। असल में इसमें कोई शक नहीं है कि हमें एक ऐसे राजदार की जरूरत थी जो हमारे सारे राज राज रख सके। जिस लड़की ने जान की कीमत पर भी तेरा राज नहीं खोला, इस पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है। मैं वाकई इससे बहुत मुतासिर हूँ, रत्ना ने कहा। इसके बाद वो वापस चल पड़ी। श्रद्धा क्या करना चाहती थी रत्ना को मालूम नहीं था, लेकिन बहरहाल इसका प्रोग्राम मामूल के मुताबिक चल रहा था। वैसे श्रद्धा रत्ना से अपने दिल की बात अक्सर करती रहा करती थी, और ये रत्ना ये सोचती थी कि अमरपाल ने इसके बारे में जो कुछ कहा था वो ठीक है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि श्रद्धा के खिलाफ किसी कदम के उठाने का मतलब है जो कुछ इसके पास है इससे छीन जाएगा, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। अब भी सब कुछ इसी तरह है। इतनी अकल तो इसे आ गई थी कि ये जान ले कि जो कुछ इसे हासिल हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बूढ़ी शैतान का लिया हुआ है। ज़ाती तौर पर वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, चुनांचे बेहतर तरीका यही है कि हर हालत में श्रद्धा से बनाकर रखी जाए। इसे बिगाड़ने का मतलब ये था कि सारा खेल तबाह हो जाएगा। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं था कि खुद बूढ़ी श्रद्धा कर्नावती से बहुत मुतासिर हुई थी, और इसे इस बात का यकीन था कि वो एक बेहतरीन साथी साबित होगी। ये सारे काम बेशक दूसरों की दांस में रत्ना के लिए ही कर रही थी, लेकिन ये हकीकत रत्ना भी थोड़ी बहुत समझ गई थी कि श्रद्धा के हर अमल में इसका अपना मुफाद भी छुपा हुआ है, और रत्ना अब किसी तौर पर भी इस बात से नावाकिफ नहीं थी। चुनांचे इसने दूसरा कदम उठाया। कर्नावती बेहोशी की हालत में अपनी रिहाइशगाह पर पहुंची थी, और इसके बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो वाकई इसके साथ पेश आया था दर हकीकत आलम होश में था या बेहोशी के आलम में। वो ये फैसला करने से ही मरी थी कि गुजरे हुए हालात ने इसके हिसाब पर बहुत असर डाला था। लेकिन ये रत्ना दोबारा से मिली तो इसने सारा वाकया सुनाते हुए कहा कि पता ही नहीं चला कि ख्वाब देखा था, ये जो कुछ देखा था वो सब हकीकत थी। इस बात के जवाब में रत्ना के अंदर से श्रद्धा की आवाज उभरी, तू क्या समझती है करना, असल काम पार्वती, संध्या और पूर्णमासी का है। ये तीनों मुझसे खुश तो नहीं होंगी और मेरे खिलाफ ना जाने क्या कर रही होंगी। हो सकता है मेरी बहन के वो तुझसे भी जलने लगी हों, और उन्होंने तेरे खिलाफ भी महाज बना लिया हो, जादू टूने करा रही हूँ, और वो सब जादू टूने का ही असर हो। ये तो आप ठीक कह रही हैं रत्नावती जी, पर अब आप बताइए कि अब क्या हो। देख, मैं तेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां डालना चाहती हूँ। बात यहीं पर बस नहीं है, यहाँ राज हवेली में तुझे एक पूरी फौज तैयार करनी है जो हमारे लिए काम करे। मैं चाहती हूँ कि चप्पे चप्पे पर हमारी दोस्त मौजूद हों। पार्वती, संध्या और पूर्णमासी जो कुछ भी करें वो हमारे इल्म में आना चाहिए, और इनके लिए इन औरतों से बात करो
जो इन तीनों की हास दासियों में से हैं। कर्णावती ने दिलचस्पी से आंखें चिपकाई और बोली, इनके तो मैं जानती हूँ जो पार्वती के साथ होती हैं, इनके बारे में भी मुझे मालूम है जो संध्या के साथ होती हैं, इन्हें भी मैं जानती हूँ। और इसी तरह पूरनमासी, अरे हाँ, ये बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि पूरनमासी इन दिनों अपने मेके गई हुई है। खैर वो गई है तो वापस भी आ जाएगी, लेकिन करना तुझे ये काम करना है। तुम फिक्र ही मत करो, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करूंगी। जब वो चली गई तो श्रद्धा ने रत्ना से कहा, जो बातें मैंने इससे की हैं इस पर तुझे एतराज़ तो नहीं है? नहीं श्रद्धा जी, मुझे क्या एतराज़ होगा, बस तो अपना काम करती रहो और मैं तेरे लिए काम करती रहूंगी। इसके बाद जब श्रद्धा मक्खी बनकर उड़ गई, रत्ना ने महसूस कर लिया कि इसके वजूद में श्रद्धा नहीं है, तो इसने किसी कदर अफसुर्दगी से सोचा कि क्या वाकई मैं इन दोनों के दरमियान इसी तरह पिसती रहूंगी, या फिर कोई अपना मुकाम भी मुझे हासिल होगा। मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मुझे श्रद्धा के तिलिस्म से आज़ाद करा देगा। अपने तौर पर कोई भी काम किया जाए तो इसकी बात ही कुछ और होती है। बहरहाल एक खौफनाक डायन आलम ज़हूर में आ चुकी थी और अपने अपने काम किए जा रही थी। अभी तक तो श्रद्धा ही रत्ना पर हावी थी, आगे चलकर ये देखना था कि रत्ना अपने वजूद को कैसे मनवाती है। रत्ना के मालती को अगर कोई गहरी निगाह से देखता तो सीधी सी बात है कि इसे बेकसूर करार दे देता। एक शैतान ने शैतान तहलीक किया था। वो तो एक मासूम सी बच्ची थी जो अपने माँ बाप के जेर साया परवरिश पा रही थी, और फिर भी वो एक हादसा था जिसने इसे गोश्त और खून खाने पर मजबूर कर दिया था। और इसके बाद ज़माने के न जाने हाथ इसे कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे। बेशक उर्फ़े आम में डायन कहा जा सकता है। वो एक डायन थी जो इंसानी कलेजे खा जाती थी, इंसानी खून पी जाती थी, लेकिन इसका पस मंज़र बड़ा ही दर्दनाक था, जिसे जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं। और फिर ये तो इंसानी फितरत है कि वक्त इसे जिस बत्ती में डाल दे वो इसी से तप कर निकलता है। सोने पर सुहागा ये कि इसे श्रद्धा मिल गई, एक बदरू, एक चुड़ैल, जिसने न जाने कैसे कैसे जाल डालकर रत्ना को इन हंगामों में फंसा दिया था। एक तरफ विक्रम खन्ना इसके जाल में गिरफ्तार था, तो दूसरी तरफ इसकी बीवियों ने अपने हकूक की हिफाजत के लिए न जाने कैसे कैसे खेल खेल रखे थे। वो अपना सब कुछ गंवाए दे रही थी। दुनिया के रंग ही निराले होते हैं। पार्वती सूर्य मकर के खेल में फंसी हुई थी और पूरनमासी महाराज धर्मा सिंह के जाल में गिरफ्तार थी। धर्मा सिंह इस शैतान सिर्फ साधु था जिसने अपने आप को साधु का रंग देकर रूप बदल रखा था। पूरनमासी ने आखिरकार औरत होने का सबूत दिया था और अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। गुजरी हुई रात की सुबह इसके लिए अजीब हैसियत रखती थी। इसे धर्मा कभी बेड़िया नजर आता और कभी महान साधु, लेकिन जिस आग में वो जल रही थी इसमें से सब कुछ गवारा था। उधर धर्मा शैतान इतनी हसीन औरत को पाकर बेहाथ खुश था। इसने नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त कर रखा था और इस वक्त भी अपने चेहरे पर बड़ा जलाल जलाए हुए था। इसने पूरनमासी को देखकर भारी लहजे में बोला, क्या बात है पूरनमासी, उदास क्यों है? नहीं महाराज, किसी से इसका घर छीन जाए तो आप खुद को क्या समझते हैं कि वो खुश नहीं होता? किसने छीना है तेरा घर, और कौन छीन सकेगा तेरे घर हमारे होते हुए? क्या तुझे हमारे कदमों में सुकून नहीं मिला? क्यों नहीं महाराज, आपके कदमों में तो सुकून ही सुकून है। पूरे 3 दिन गुजारने होंगे तुझे यहाँ। मैं 3 दिन एक मंत्र पढ़ूंगा, अपने कोचवान को वापस भेज दे और इससे कह दे कि तीसरे दिन हाथ आ जाए। धर्मा सिंह इस गोहरे नायाब से पूरा पूरा फायदा उठाना चाहता था। इतनी हसीन लड़की हाथ आई थी तो ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकते। इसे पूरनमासी के चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आए तो धर्मा सिंह ने फौरन कहा, अगर तू चाहती है पूरनमासी के विक्रम खन्ना सिर्फ तेरे जूते उठाए, तेरे सिवाय से दुनिया में और कुछ नजर ना आए, तो समझ ले ये 3 दिन का जाप जरूरी है और 3 दिनों में तुझे हमारी सेवा करनी होगी। ठीक है महाराज। और फिर पूरनमासी ने गर्दन हिलाकर एक तरफ चल पड़ी। वो सोच रही थी कि इसने कुछ खोया है कुछ पाया है, लेकिन ये बात इसके दिल में बैठी हुई थी कि जो कुछ भी है, धर्मा सिंह बहुत बड़ा साधु है। जो कुछ भी करेगा इसके हक में बेहतर होगा। दुनिया में किसी को पता चलेगा, इसके माँ बाप तो किसी को बताने से रहे कि पूरनमासी 3 दिन तक एक साधुनुमा शैतान के पास रही है और इसने इस शैतान को अपना सब कुछ दे डाला है। बहरहाल औरत है और औरत अपने इक़्तिदार के लिए जिंदगी के हर मरहले से गुजर जाती है। वो धर्मा सिंह के इशारों पर चलती रही। इस वक्त भी वो धर्मा सिंह के पास पहुंची तो शाम के सन्नाटे फिजाओं में उतर रहे थे। एक अजीब सा होलनाक माहौल मंदिर का हो रहा था। मंदिर तो ये मालूम नहीं होता था। मंदिरों में तो पूजा होती है, भगवान का नाम लिया जाता है, लेकिन ये संसान मंदिर पता नहीं इसके भगवान कहाँ थे। हाँ, जब वो अंदर पहुंची तो धर्मा सिंह एक मूर्ति के कदमों में सर झुकाए बैठा था। काफी देर तक वो इसी तरह बैठा रहा। फिर उसने गर्दन उठाई और पूरनमासी को देखकर बोला, जो कुछ हम तेरे लिए कर रहे हैं संसार में कभी किसी ने किसी के लिए नहीं किया होगा। हाँ, जरा वहां के किस्से तू सुना जहां तू जिंदगी गुजार रही है। क्या बताऊं महाराजा, आप बस ये समझ लीजिए कि विक्रम खन्ना मेरे चरणों में रहते थे, मेरे पाँव धो धो कर पीते थे, लेकिन वक्त बिगड़ता चला गया और अब रत्ना नाम की एक लड़की ने तो सब कुछ ही छीन लिया। अब तो कुछ भी नहीं रहा। हमारा पार्वती है, संध्या है, मैं हूँ, लेकिन अब सब कुछ विक्रम खन्ना को तरस रही है। धर्मा सिंह के दिल में लालच उभर आया। इसने ये सारी कहानी सुनी और फिर दिल में सोचा कि एक ऐसी जगह तो इसके लिए बड़ी करामत साबित हो सकती है। दौलत की दौलत और दुनिया का बेहतरीन हुस्न। वो अपनी चालाकियों से वहाँ एक ऐसा जाल बिछा सकती जिससे उसके ऐश हो जाएं। चुनाचे इसने कहा, तो बिल्कुल फिक्र न कर पूरनमासी, हम तुझे इतनी ताकत देंगे कि वहां पर सिर्फ तेरा नाम लिया जाएगा, बाकी सबके चिराग बुझ जाएंगे। लेकिन लगता है हमें खुद विक्रम खन्ना के घर में आना पड़ेगा। इस हवेली में आकर ही हम कुछ कर सकते हैं। खैर तो फिक्र मत कर, तेरे दुश्मनों को जो नुकसान पहुंचेगा इसके बारे में तू सोच भी नहीं सकती। मैं जिंदगी भर आपकी गुलाम रहूंगी। गुलाम नहीं, हमारी मनमोहनी रहेगी। तू क्या समझे? धर्मा सिंह की आंखों में शैतान नाचने लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।